आज सुबह हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया है और इस हमले में 50 रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया। शुरुआत में सारे की सारी इजरायली मीडिया कह रही थी कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। अब पता यह चल रहा है कि कम से कम 5 सैनिक वहां पर मारे गए हैं। इसके अलावा ब्रिक्स की मीटिंग में रशिया और चाइना ने सीधा सीधा स्टैंड लिया है इजराइल के खिलाफ। उन्होंने सबसे पहले तो इजराइल की मलामत की है, साथ में कहा है कि अगर ईरान पे हमला होता है तो हम ईरान के साथ खड़े होंगे और सीज फायर की मांग की है। इन सबके बीच ब्रिक्स की मीटिंग में पहुंचे हुए थे टर्की के एर्दोगन, और जब एर्दोगन ब्रिक्स की मीटिंग में थे ठीक उसी समय टर्की पर एक हमला हुआ है जिसके पीछे पूरी एक साजिश खुल के आ रही है। उस साजिश के बारे में बताऊंगा और भी डिटेल खबरें बताऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। इधर लगातार इतनी सारी अपडेट्स आ रही हैं, इतनी सारी नई नई चीजें हो रही हैं कि हम लगातार रोज अपडेट दे रहे हैं। आज जो सबसे बड़ी खबर है और सबसे मजेदार खबर है, उस खबर के पहले उस खबर का एक असर। इजराइल के एक अखबार में खबर छपी है और यह खबर छपी है उन लोगों के हवाले से, आर्मी के उन लोगों के हवाले से जो लेबनान के खिलाफ बॉर्डर पे लड़ाई लड़कर लौटे हैं। उन्होंने लिखा है, कहा है कि ऐसा लग रहा है वहां पर जैसे सिनेमा का कोई सीन चल रहा हो। दरअसल ये लोग सोच के तो लेबनान में ऐसे गए थे कि जैसे बाकी जगहों पर, जैसे गजा में घुस गए और बिल्कुल काटते मारते चले गए। हालांकि गजा में भी 1 साल से लगातार जंग जारी होने के बावजूद कल ही वहां के एक आर्मी ऑफिसर ने सवाल पूछा था कि ठीक है, सिनवार को मार दिया, नसरुल्लाह को मार दिया, लेकिन क्या इजराइल एक भी अगवा किए हुए इंसान को रिहा करा पाया? जाहिर है वो सवाल कर रहे थे कि इसको कोई जीत नहीं कहा जा सकता। 1 साल तक लड़ाई चली और आपको यह तक पता नहीं है कि उन्होंने कहां छिपा कर रखा है। इसके बहाने आपने हजारों लोगों को मार दिया, लेकिन जंग अभी भी वहां जारी है। लेकिन अगर इसके साथ जोड़ ले हिजबुल्लाह को, तो वहां पर इजराइल को जितने नुकसान पहुंचाने पड़े हैं, जितनी परेशानियां हुई हैं और जिस तरह की वहां जंग चल रही है, उसी के लिए इन लौटे हुए सैनिकों ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे सिनेमा का सीन चल रहा हो। चारों तरफ से बम बरस रहे हैं, चारों तरफ से मिसाइलें आ रही हैं, ड्रोन आ रही हैं। आप सोच के देखिए कि अभी तक की लड़ाई में लेबनान ने 70 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मार दिया है, जिसमें कई सारे ऑफिसर शामिल हैं और 28 टैंक उड़ा दिए हैं। बदले में जो कर पा रहा है इजराइल, जो उसको आता है वही कर रहा है। बेरूत में कई सारी बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। बेका एक शहर है, बहुत पुराना हिस्टोरिकल शहर है। बेका में कारपेट बॉम्बिंग की गई है, वहां नुकसान हुआ है, यह काम आता है। और जाहिर तौर पे लेबनान की इकॉनमी को इससे झटका पहुंचा है, लेबनान की इकॉनमी को नुकसान हुआ है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो इसकी ग्रोथ रेट है, उसका जो अनुमान लगाया है, वो केवल 0.7% कर दिया है। लगातार घटाते घटाते अब 0.7% पर इजराइल का जो टोटल ग्रोथ रेट है वो ले आया गया है। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा, सबकी मदद के बावजूद इस जंग में इजराइल को जिस तरह से नुकसान हो रहा है, वो इजरायली इकॉनमी और इजरायली सोसाइटी के लिए उतना ही खतरनाक। अगर आज की बात करें तो आज की सुबह या आज की सुबह से लेकर जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूं तब तक हिजबुल्लाह 50 से ज्यादा रॉकेट्स छोड़ चुका है तेल अवीव और हाइफा जैसे इलाकों पर। अब इजरायली अखबार जिस तरह से इसको रिपोर्ट करते हैं, एक अखबार कह रहा है कि 2 लोग माइल्डली घायल हुए हैं, यानी बहुत जरा सा घायल हुए हैं। दूसरा अखबार कह रहा है कम से कम 2 लोग घायल हुए हैं। इसका मतलब यह होता है कि 2 से ज्यादा लोग भी घायल हो सकते हैं। 2-4 दिन जब आप रुकेंगे, या हो सकता है आज रात तक ही नई खबर आ जाए, इजराइल के अखबारों में आ जाए, या फिर आईडीएफ के हवाले से आ जाए कि 5 लोग मारे गए और 10 लोग घायल हुए, या जो भी होगा। जिस तरह की वीडियोस आई हैं, मैं यूट्यूब की अपनी रेस्ट्रिक्शंस हैं इसलिए वो वीडियोस यहां नहीं दिखा सकता, लेकिन उनकी तस्वीरें देखकर बहुत साफ लग रहा है कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह का दावा यह है कि वहां के एक आर्मी बेस को निशाना बनाया गया है, और अगर आर्मी बेस को निशाना बनाया गया है तो मरने वालों और घायलों की संख्या निश्चित तौर पर ज्यादा होगी। इजराइल की मीडिया से तो हम कोई उम्मीद कर नहीं सकते हैं कि वो कहीं सही नंबर बताए। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा खामियाजा जिनको भुगतना पड़ा है, जो वाकई जिनको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इजराइल ने, वो गजा है।
नॉर्दर्न गजा से लगातार लोगों को निकाला जा रहा है, टोटल सॉल्यूशन जैसी स्थितियां हैं। तो सदर्न गजा में चूंकि राहत नहीं पहुंच रही है, तो वहां पर एक अजीब सी स्टारवेशन की, एक अजीब सी आप कह सकते हैं अकाल जैसी सिचुएशन बनी हुई है। जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें औरतें बच्चे खाने के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़ी बहुत मदद पहुंच रही है वो उनको मिल जाए इसके लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए इस समय सबसे बड़ा सवाल कोई है तो वो गजा का सवाल है। अभी कल ब्रिक्स की बैठक में इस पर सवाल उठाया गया है और भी कई जगहों से सवाल उठाया गया है, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन उसके पहले एक बड़ी घटना हुई टर्की में। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, मैंने पहले भी बताया था कि एर्दोगान लगातार कम से कम अपने भाषणों में बदल रहे हैं। वैसे भी वो भाषण बहुत देते हैं, लेकिन अपने भाषणों में लगातार बदल रहे हैं। सबसे पहले इजराइल के साथ जो उनका तिजारती रिश्ता था वो उन्होंने खत्म किया, बिजनेस खत्म किया उनके साथ। और उसके बाद लगातार वो फलस्तीन के फेवर में बोल रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि फलस्तीन को आजाद करना चाहिए, वहां पर सीज फायर होना चाहिए। ये सारा कुछ एर्दोगान लगातार कह रहे हैं। लेकिन ये तो कहने की बात थी, अब जो उन्होंने किया है वो ऐसा लगता है इजराइल और अमेरिका को बहुत नागवार गुजरा है। वो पहुंच गए ब्रिक्स की मीटिंग में, और आप जानते हैं कि उनका जो मुल्क है जिसको हम लोग टर्की कहते हैं, जिसका नाम बदल के तुर्की किया गया है, वो मुल्क नाटो का मेंबर है। उस पूरे इलाके में इकलौता मुल्क है जो नाटो का मेंबर है। नाटो यानी अमेरिका, नाटो यानी अमेरिका जो चाहता है वही नाटो करता है। अमेरिका और उसके जो आजू बाजू देश हैं जो हमेशा उसकी बात सुनते हैं या उसके साथ चलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में खासतौर पे यूरोप, कनाडा और अमेरिका जो साथ मिलकर लड़े थे, उनका ये ग्रुप है नाटो। और नाटो का मेंबर है टर्की। अब टर्की चला गया या एर्दोगान चले गए ब्रिक्स में। अब ब्रिक्स में जिनकी चलती है वो है चाइना और रशिया। और रशिया और चाइना दोनों अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। वहां पर एर्दोगान का जाना ऐसा लगता है अमेरिका और इजराइल को नागवार गुजरा है। और इसीलिए टर्की के ऊपर कल जो हमला हुआ है, वहां के एक सिक्योरिटी इंस्टॉलमेंट पे हमला हुआ है। और उस हमले में सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के पाले हुए कुर्द हैं, इराक के कुर्द जो अमेरिका के पाले हुए हैं, उनमें भी एक हिस्सा ऐसा है जो फलस्तीन के साथ खड़ा है, जो लगातार कह रहा है कि हम इजराइल के ऊपर बम गिराना, मिसाइलें फेंकना जारी रखेंगे। पहले भी उन्होंने, कल भी मैंने आपको बताया था कि मिसाइलें उनकी पहुंची हैं गोलन हाइट्स तक और तेल अवीव के पास तक, और अभी भी वो कह रहे हैं कि आगे भी हम मिसाइलें दागेंगे। लेकिन दूसरे हिस्से ऐसे हैं जो पूरी तरह से यूएसए के दलाल हैं, अमेरिका के सपोर्टर हैं, और कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है कि उन्होंने ही यह आतंकवादी हमला किया था। इस आतंकवादी हमले में 5 लोग मारे गए हैं, 22 लोग घायल हैं, और कई लोगों को ऐसा माना जा रहा है कि अगवा कर लिया गया है। आगे क्या कैसे होता है, 2 जो हमलावर थे उनको तो मार दिया गया है, बाकी आगे क्या कैसे होता है मैं आपको जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी बताऊंगा। अभी का अपडेट यह है कि टर्की ने जो कुर्दिश, यूएसए सपोर्टेड जो कुर्दिश आतंकवादी हैं, उनके ऊपर हमला किया है। और जब एर्दोगान लौट के आएंगे, आज वो लौट के आ जाएंगे, उसके बाद देखना होगा कि आगे वो क्या कदम उठा रहे हैं। ये सब बहुत कायराना है। आपकी जो पूरी बादशाहत है, वो बादशाहत अगर खत्म हो रही है तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों खत्म हो रही है। इजराइल जैसे एविल के साथ या यूक्रेन के उस राष्ट्रपति के साथ खड़े होकर अगर आप लगातार हथियार देते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, और रशिया और चाइना जैसे मुल्कों पर आप लगातार सैंक्शन लगाते रहेंगे, तो होना ही है कि दुनिया का एक हिस्सा उनके साथ जाएगा, दुनिया का दूसरा हिस्सा आपके साथ जाएगा। मजेदार बात यह है कि ब्रिक्स की जो ये मीटिंग हुई है उसमें 3 बातें जो आई हैं वो अमेरिका को परेशान करने वाली हैं। पहली बात यह है कि पुतिन ने बहुत साफ साफ कहा है कि अगर जंग होती है, अगर इजराइल ईरान के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा है हम ईरान को अबैंडन नहीं करेंगे, मतलब हम ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो पहली बात तो यह है कि बहुत साफ साफ कह दिया कि ईरान के साथ हैं। दूसरी बात, उन्होंने इजराइल की मलामत की है, साफ साफ कहा है कि इजराइल जो कर रहा है वो जेनोसाइड है। और तीसरी बात, गजा के अंदर सीज फायर की डिमांड की गई है कि गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए और सीज फायर किया जाए। ये तीनों बातें अमेरिका को बहुत अच्छी लगने वाली नहीं है। हालांकि अमेरिका भी सीज फायर की कोशिशें कर रहा है, ब्लिंकन अभी आके लौटे हैं और भी कोशिशें जारी हैं। यहां पर हमास ने एक बयान जारी किया है जो बेहद इंपॉर्टेंट है।
हमास ने कहा है कि अगर कोई सीज फायर डील होती है तो हम सबसे पहले उन दो बंदों को छोड़ेंगे जो रशियन इजरायली हैं, मतलब रशिया में भी रहते हैं और इजराइल में भी रहते हैं। आप जानते हैं इजराइल की बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो दूसरे मुल्कों से आई है, जिसके पास डबल पासपोर्ट्स हैं, रशिया का भी है और इजराइल का भी है। तो उसने कहा है कि रशिया के जो ये दो लोग हैं उनको हम छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि हमास ने ये क्लियर कर दिया है कि रशिया हमारा सपोर्ट कर रहा है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन सीज फायर का सारा मामला यही है कि इजराइल सीज फायर जब चाहेगा, जब नेतन्याहू सीज फायर चाहेगा तभी सीज फायर होगा, क्योंकि सीज फायर की बात जब भी कहीं पहुंचती है उसमें कोई अगर पचड़ा फंसाने वाला होता है, अगर उसमें कोई रोक लगाने वाला होता है तो वो नेतन्याहू है। आप सोचिए, इनकी मेंटेलिटी सोच के देखिए कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं। जो ऑलिव का जो पेड़ होता है जिससे ऑलिव ऑयल बनता है, वो गजा वाले इलाके में जबरदस्त उगाया जाता है और वहां के ओलिव की जबरदस्त डिमांड है। तो जाहिर है वहां के जो किसान हैं जैतून या ओलिव की खेती करते हैं। अब इजराइल वो ओलिव के जो पेड़ हैं उनको काट रहा है, उनको गिरा रहा है ताकि ये खेती ना कर सकें। वो जो ऑलिव के पेड़ हैं जो बरसों में तैयार हुए हैं, क्या वो हमास हैं? क्या उनके हाथों में बंदूक है कि वो आपके ऊपर चला रहे हैं? क्या वो आतंकवादी हैं? हालत तो अब यहां तक पहुंच गई है कि अल जजीरा के 6 पत्रकारों की फोटो जारी की गई और कहा इजराइल ने कि ये जो हैं ये हमास या इस्लामिक जिहाद के लिए काम करते हैं। अब वो पत्रकार हकीकत दिखा रहे हैं तो इनको हमास और इस्लामिक जिहाद के लग रहे हैं। लेकिन ये पेड़, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, इनको गिरा आप क्यों रहे हैं? हरियाली खत्म कर रहे हैं, उन किसानों से उनका रोजगार छीन रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि आपका इरादा सिर्फ और सिर्फ गजा की तबाही का है। अगर इसी स्केल पे देखा जाए, जो इजरायली पत्रकार हैं, सहाफी हैं, वो तो लगातार फलस्तीनी और अरब लोगों के बारे में घटिया लिखते रहते हैं, तो फिर तो उनको भी आतंकवादी कहा जाना चाहिए। जो फलस्तीन के फेवर में लिखे, फलस्तीन की तबाही की सच्ची तस्वीर दिखाए, वो आपके लिए आतंकवादी हो जाता है। लेकिन जो इजराइल की सारी हरकतें हैं उन पर पर्दा डाले, वो आपके लिए देशभक्त हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका, उनकी भी अपनी गोदी मीडिया है जो उतना ही सच दिखाती है जितना उसके फायदे का होता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं और जाइए बड़े बड़े अमेरिकी अखबारों में ढूंढिए, ये नहीं मिलेगा। जेरूसलम पोस्ट करके इजराइल का एक अखबार है, उसने एक छोटी सी खबर लगाई है, बहुत छोटी सी खबर, जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो। और वो खबर यह है कि एक ईसाई सैनिक, क्रिश्चियन सैनिक इजराइल की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। उसके घर वालों ने कब्र बनाई उसकी और उसके कब्र पे क्रॉस लगाया, जो क्रिश्चियन धर्म में होली माना जाता है। वही क्रॉस जिसकी पूरी अमेरिका और पूरे यूरोप में कस्में खाई जाती हैं। आप जानते हैं दोनों जगह ईसाइयों का बहुमत है। इजरायली प्रशासन ने कहा कि यह क्रॉस जो है, इसको देख के हमें बुरा लग रहा है, यह क्रॉस हमारा अपमान कर रहा है, और उस क्रॉस के ऊपर कपड़ा डाल दिया। जिनको लगता है यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, मैं बहुत साफ बता दूं कि जायनिस्ट इस दुनिया में सबके खिलाफ है। वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, वो ईसाइयों के खिलाफ हैं। ये तो अच्छा है वहां पर हिंदू नहीं है, वरना हिंदुओं के और ज्यादा खिलाफ होते। ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं जहां पर हिंदुस्तान को गंदी जगह, हिंदुओं को गंदे लोग कहा जाता है, और उसके बावजूद हमारे देश के जो भक्त प्रजाति है वो जाके इजराइल की पूजा करती है। जिस दिन आमने सामने पड़ेंगे, जिस दिन वहां जाके रहना पड़ेगा, इनका कितना अपमान होगा ये कभी समझ नहीं सकते। और इसीलिए ब्रिक्स की मीटिंग में मोदी जी थे और वहां पर वो तीनों बातें पास हुई जिनकी मैंने बात की थी कि ईरान के साथ रहेंगे, इजराइल की मलामत हुई और सीज फायर की मांग हुई गजा में। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मोदी जी किस तरफ रहेंगे। वो ब्रिक्स के लोगों के साथ रहकर ईरान का साथ देंगे, सीज फायर की बात करेंगे, या फिर अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ खड़े होकर आई स्टैंड विद इजराइल करेंगे, और वहां जो सारी की सारी खुरेजी चल रही है, जेनोसाइड चल रहा है, उस जेनोसाइड पर पर्दा डालने का काम करेंगे। और देखिए दोनों तरफ अब आप नहीं रह सकते। जब दुनिया में आलमी जंग का माहौल बन रहा है, वर्ल्ड वार का माहौल बन रहा है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप इस तरफ हैं या उस तरफ। जो दोनों तरफ होता है वो कहीं नहीं होता है, उसका हर तरह से नुकसान होता है। तो देखना है कि मोदी जी किस तरफ खड़े होते हैं और उनके भक्त उसके बाद क्या रिएक्ट करते हैं। बेरूत के ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसमें एक हमला हुआ है अल मायदीन के
दफ्तर पर। अल मायदीन से बहुत सारी खबरें हम यहां पर यूज करते हैं। अल मायदीन अखबार ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने पहले ही अपना दफ्तर खाली कर दिया था, उनको मालूम था कि आज नहीं कल हमारे दफ्तर पे हमला होगा। लेकिन सोच के देखिए, ये जानने के बावजूद कि उसमें कोई नहीं है, खाली मकान है, उस पर हमला किया गया, क्योंकि अल मायदीन एक ऐसा अखबार है जो लेबनान, ईरान, फलस्तीन इन सब का पक्ष भी रखता है, जो इजराइल के गाने नहीं गाता है, जो अमेरिका से डिक्टेट लेके खबरें नहीं लिखता है। इसलिए अल मायदीन का घर गिरा दिया गया, मतलब जो मकान था, जिस मकान में अल मायदीन का दफ्तर पहले चलता था, जिसको खाली कर दिया गया है, उसको गिरा दिया गया। यह है इजराइल की मानसिकता। और जब इजराइल में आज सुबह जो हमला हुआ है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि 50 से ज्यादा रॉकेट गए हैं और अखबार कह रहे हैं कि कम से कम 2 लोग घायल हुए हैं, लेकिन जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं ऐसा लगता है अच्छा खासा नुकसान हुआ है। जब यह हमला हुआ तो वहां पे इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट कर दिया गया, यानी कोई भी मीडिया वहां पहुंच नहीं सके, सिर्फ वही खबर छापे जो इजराइल की सरकार या इजराइल की आर्मी उनको मुहैया कराए। आप सोचिए, आर्मी तो वही खबर मुहैया करवाएगी जिसमें उसका फायदा होगा। अपने यहां यह कंडीशन है कि आप कहते हैं डेमोक्रेसी है इजराइल में, लेकिन जब भी कोई घटना होती है तो आप वहां पर इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट कर देते हैं, अपने ही भक्त जर्नलिस्टों को वहां जाने नहीं देते हैं कि कहीं दुनिया के सामने हकीकत ना आ जाए। लेकिन अब हकीकत सामने आने के बहुत तरीके हैं, सोशल मीडिया पर लगातार चीजें आती रहती हैं, जिससे यह साफ समझ में आ रहा है कि लेबनान से ये जो लड़ाई है वो दांतों चने चबाने वाली लड़ाई होने वाली है, और अभी भी हो रही है। ठीक है, आप मकानात गिरा देंगे, आप अपार्टमेंट्स गिरा देंगे, आप 200-400 लोगों को मार देंगे, मासूम शहरियों को मार देंगे, लेकिन जहां आर्मी की सीधी लड़ाई है वहां आप लगातार हार के अलावा कुछ और हासिल नहीं कर रहे हैं। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने फिर एक बार कहा है कि हम तीसरे हमले के लिए तैयार हैं, मतलब 2 हमले पहले वो कर चुका है, और अब अगर इजराइल हमला करता है और बड़ा हमला करता है तो ईरान पलट के हमला करेगा। अभी तक लगातार यही खबरें आ रही हैं कि इजराइल का, अभी कल की खबर थी कि वहां के जो गैलेंट साहब हैं, रक्षा मंत्री, वो आर्मी के लोगों के बीच में गए और बोले कि इस बार जो ईरान के ऊपर हम हमला करेंगे वो सारी दुनिया देखेगी। अब देखते हैं जो हमला करते हैं वो कैसा करते हैं। हाँ, एक और खबर आपको बता देना बहुत जरूरी है, वहां पर जेरूसलम में जो अल अक्सा मस्जिद है उसके ऊपर यहूदियों का कब्जा कराने की कोशिश की जा रही है। वहां का जो बोर्ड है उसने यह आरोप लगाया है कि वहां की गवर्नमेंट, यानी नेतन्याहू की गवर्नमेंट, इस बात की खुली छूट दे रही है कि जो कट्टरपंथी जायनिस्ट यहूदी हैं वो अल अक्सा का जो स्टेटस को है उसको डिस्टर्ब कर सके। अभी ये खबर डेवलप हो रही है, जब खबर और डेवलप होगी तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहां पर सवाल सिर्फ मुझे उन अरब मुल्कों से करना है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अल अक्सा जैसी हिस्टोरिकल मस्जिद के स्टेटस को में अगर कोई चेंज हो रहा है तो इस पर भी खामोश बैठे हुए हैं। यह सवाल सारी दुनिया का होना चाहिए, यह सवाल सब लोगों का होना चाहिए, लेकिन हम तो यहां बैठे हैं, हम अपनी बातें कर रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं, और उनके बीच में यह सवाल पूछना हमें जरूरी लगा। आज मैं एक अपील भी करना चाहता हूं, मैं अक्सर यह अपील नहीं करता हूं। हमारे चैनल से जुड़िए, और जुड़ने का मतलब है कि अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप लीजिए। बहुत सस्ती मेंबरशिप है, 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, और एक मेंबर जब हमारे साथ जुड़ता है तो यकीन जानिए हमारी हिम्मत जो है वो 10 गुनी बढ़ जाती है। तो आज ये अपील, लिंक सारी की सारी आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, पिन कमेंट में भी मिल जाएंगी, वहां आप सीधे मदद करना चाहें तो उसका भी स्वागत, और अगर हमारे मेंबर बनना चाहें तो आपका बिल्कुल स्वागत है। मेंबर बनिए, ताकत दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम भी लगातार पूरी हिम्मत से अपनी बात कह सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।